स्वागत है आप सभी का बाजार आज और कल में। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी चाहिए अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी। साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। और साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है तैयार। उनसे समझेंगे आज के बाजार पर क्या है, क्या खास अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिला है, उनसे बातचीत करें। उससे पहले बाजार का आज का हाल कैसा रहा। दिन भर हमने देखा, दिन की शुरुआत शेयर बाजार के रिकॉर्ड स्तरों पर ही हुई थी। पहली बार जो निफ्टी था इंट्राडे में 18,600 का स्तर भी पार किया। निफ्टी बैंक ने 40,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार किया। सेंसेक्स ने 62,245 का नया रिकॉर्ड बनाया। आखिरी घंटे में हालांकि मुनाफा वसूली के चलते 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और आखिरकार बाजार गिरावट पर ही बंद हुए। लेकिन यहां पर समझना जरूरी है कि बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव आज क्यों बना। 7 दिनों की तेजी पर लगे ब्रेक का कारण समझते हैं एडिटर स्टेक में अनिल जी से। भारतीय बाजारों में आज ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, वैसा भी, और एक ऐसा सेशन भी जो पिछले कई दिनों से आपने बिल्कुल देखा ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो पहले तो वो जो लगातार आप पिछले 6 से 8 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर, और वो था रिकॉर्ड बनने का सिलसिला। आज भी खुलते ही बाजार ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। पहली बार इतिहास में बाजारों ने निफ्टी पर 18,600 के दर्शन किए, सेंसेक्स 62,200 के पार निकला और बैंक निफ्टी ने पहली बार 40,000 का आंकड़ा देखा। तो जो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चल रहा है वो आज भी देखने को मिला। और न सिर्फ इन तीनों इंडेक्स में, बल्कि ये रिकॉर्ड आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स में भी देखने को मिला। तो बढ़िया भरपूर तेजी, राइट। तो पहला तो ये रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जो रोज देख रहे हैं आम बात है, वैसा हुआ भी। और ये शुरुआती पहले घंटे 1.5 घंटे तक एकदम परफेक्ट था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ पता नहीं। 18,600 से एकदम से तेज गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखी और गिरकर सीधा पहुंचे हम 18,400 पर, यानी कि 200 पॉइंट की तेज गिरावट। लेकिन इस 200 पॉइंट की तेज गिरावट में निफ्टी भी 500 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी भी निकला। लेकिन उस गिरावट की वजह जब तक ढूंढे तब तक बाजार ने फिर से रिवर्स गियर में छलांग लगाई और फिर से नए रिकॉर्ड्स बनाए, नए हाइज के आसपास पहुंचा भी, यानी कि पूरी की पूरी रिकवरी। और पूरी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा, ग्लोबल मार्केट से कोई खराब संकेत नहीं और कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी वजह से बाजार खराब हो। बाद में हुआ ये, आखिरी पौन घंटे में, 1 घंटे में 2:30 बजे के बाद फिर से बिकवाली जोर पकड़ती हुई नजर आई। और जब बिकवाली जोर पकड़ी तो दिन के लो पॉइंट के आसपास जाकर बंद होने में बाजार एक्शन दिखाते हुए नजर आए। राहत की बात यह रही कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बाजार बंद हुए। 14,400 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा तो हल्की गिरावट से बच गए। बैंक निफ्टी भी 39,500 के ऊपर बंद हुआ तो बहुत बुरे बंद नहीं हुए और 61,700 के आसपास सेंसेक्स बंद हुआ। लेकिन स्टॉक्स में जहां मार पड़ी है, सुबह जबरदस्त उछाल और दोपहर के बाद तेज गिरावट, यानी कि जबरदस्त एक्शन स्टॉक्स में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी होता हुआ नजर आया। तो वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बनने के सारे संकेत आपको दिख रहे हैं इस बाजार में। इंटरेस्टिंग होगा ये सारा का सारा एक्शन, चूंकि भारतीय बाजारों का अपने दम पर था और इस लिहाज से बाजार अब यहां से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और कल के लिए बाजार पर तैयारी भी अनिल जी से समझे। उससे पहले आज के एक्सपर्ट विकास सेठी के पास चलते हैं। विकास जी, आज के ही दिन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में उतार भी देखा बाजार ने और चढ़ाव भी देखा बाजार ने। 7 दिनों के हालांकि तेजी पर ब्रेक जरूर लगा। ऐसे बाजार में कैसी स्ट्रैटेजी रह सकती है? बिल्कुल स्वाति, एक धुआंधार पिछले 7 दिनों की तेजी के बाद आज भी हम तेजी बाजार में थी शुरुआती सत्र में, बट बाय द क्लोज ऑफ द सेशन एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और कई जो आजकल काफी सुर्खियों में जो शेयर्स थे जैसे IRCTC या ITC या टाटा मोटर्स, टाटा पावर, उनमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बट मुझे लगता है इसको इतनी बड़ी तेजी के बाद एक ठहराव के रूप में देखा जाना चाहिए। बाकी बाजार में अभी भी तेजी का रुख ही लगता है और मुझे लगता है चुनिंदा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मतलब थोड़ा कॉशियस जरूर होना है, बट तेजी में ही रहने की सलाह है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रहना है। मुझे लगता है दिवाली तक बाजार में एक शानदार तेजी यहाँ से भी और बनेगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रख सकते हैं विकास जी?
बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक होगी वो एक बैंकिंग स्टॉक होगा, एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक बैंक, जो कि आज 2035 के आसपास बंद हुआ है। जिस तरीके से कोटक बैंक में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में भी मोमेंटम था, मुझे लगता है ये स्टॉक कल भी अच्छा करना चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। कल का मेरा इसमें टारगेट है 2075 का, स्टॉप लॉस है 2020 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक है, मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है मेटल सेक्टर, वहां पे भी आज गिरावट आई पिछले 2-3 दिनों की अच्छी खासी तेजी के बाद, बट मैं इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उस पर बहुत ही बुलिश हूँ। और वहां से मैंने पिक किया है नाल्को को, नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि आज 114 के लेवल पे बंद हुआ है। एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्लेयर है जो कि बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम तीनों ही बनाता है, इस कारण से उनके मार्जिन भी बहुत अच्छे। और हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस है आज 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। मुझे लगता है जबरदस्त रिजल्ट इस क्वार्टर में नाल्को के आने चाहिए, तो इन लेवल्स पे इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनली 135 रुपए का टारगेट है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है। बिल्कुल, तो विकास जी के इंट्राडे पे कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह और पोजिशनल व्यू, हफ्ते भर की खरीदारी नाल्को में करने का सुझाव विकास सेठी का। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कुछ नतीजों पर भी कर लेते हैं चर्चा। एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी HUL अनुमान के मुताबिक नतीजे आज पेश करती हुई नजर आई, और क्या खास रहा नतीजों में, ये समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताएं, जिस तरीके के नतीजों का अनुमान था HUL से, उसके मुताबिक कैसा रहा परफॉर्मेंस? देखिए, HUL के नतीजे हमारे अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, और खासकर कमज़ोरी थी कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ में। हमारा अनुमान था 6 से 7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन करीब 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कंपनी ने डिलीवर की है। कंपनी का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो हमने सोचा था 2200-2300 करोड़ के आसपास आएगा, ये करीब 2000 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी के ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ये करीब 25% के आसपास आए हैं, हालांकि इसी के आसपास हमारा अनुमान था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ और मुनाफे का फिगर जो है वो हमारे अनुमान से थोड़ा कम था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगर आप सुनेंगे तो उनका कहना है कि रूरल डिमांड जो है उसमें थोड़ा धीमापन देखने मिल रहा है, साथ ही साथ आगे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो जारी रहेंगे। यानी कि साफ सारी सी बात है कि कंपनी ने कहा कि हो सकता है कि मार्जिन्स में दबाव रहे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी ये कंपनी प्राइस हाइक लेगी, ये भी मैनेजमेंट ने साफ कहा है। इसके अलावा कंपनी ने एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ कही है, और वो ये है कि जो अर्बन ग्रोथ है वो फिर से लौट रही है, और इसके चलते कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है उनकी मांग बढ़ेगी। और याद रखिए, HUL की जब भी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती है तो इस कंपनी के मार्जिन जो है वो बढ़ते हैं। हालांकि देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, अर्बन ग्रोथ को लेकर कंपनी बुलिश है। रूरल ग्रोथ थोड़ी धीमी है, देखना होगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर किस हद तक इस कंपनी के मार्जिन को डेंट करते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में तो कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हमारे अनुमान से थोड़ी कम रही है। जी, ओके, तो HUL के जो नतीजे अनुमान से कम ही देखने को मिले। वरुण, ये भी बताइए, जुबलेंट फूड के सितंबर तिमाही के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? कंपनी से कैसे परफॉर्मेंस की उम्मीद है? देखिए, जुबलेंट फूडवर्क्स के नतीजों में आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। एक तो लो बेस का भरपूर फायदा इस कंपनी को होने वाला है। इसके अलावा जो इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, जो लोगों ने बाहर जाना अब शुरू किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। जो डाइनिंग है वो फिर से शुरू हो चुका है, तो उसका एक फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा डिलीवरी और टेक अवे जो है उसमें जो मोमेंटम है वो अभी भी जारी रहेगा, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके चलते कंपनी की जो आय है उसमें करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1080 करोड़ के आसपास ये आ सकती है। एबिटा में 28% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्जिन्स कंपनी के कुछ हद तक दबाव में रहने वाले हैं। जैसे जैसे रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो जुबलेंट फूडवर्क्स को भी फेस करना पड़ेगा। हमारा अनुमान है मार्जिन जो है 26.7% से गिर के करीब 25.5% के आसपास आ सकते हैं, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 43% के आसपास का जंप होगा, 110 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। कंपनी की जो सेम स्टोर सेल्स से ग्रोथ है वो पिछले साल इसी क्वार्टर में नेगेटिव रही थी 20% के आसपास। इस बार माना जा रहा है कि करीब 25% के आसपास की बढ़त जो है वहाँ देखने मिलेगी। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी बेहतर रहने वाला है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन्स है वो थोड़े दबाव में रहेंगे। बहुत शुक्रिया वरुण। विकास जी, HUL नतीजों के बाद क्या स्ट्रैटेजी, और जुबलेंट फूड में नतीजों से पहले कोई स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल साथी, देखिए HUL के जो नतीजे थे वो बाजार की उम्मीदों से कमजोर थे, और वो आज हमको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देखने को भी मिला। जैसे इसके नतीजे उसके बाद से एक गिरावट इस स्टॉक में आई है। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, तो ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग साइड में जाने की सलाह नहीं रहेगी, बट जिन्होंने लंबी या मीडियम अवधि के लिए लिया हुआ है उनको इसमें बने रहने की सलाह है। एक बहुत ही फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है। और जहां तक जुबिलेंट फूडवर्क्स का सवाल है, नतीजे जैसे वरुण ने बताया, मुझे लगता है उस तर्ज पे नतीजे आने चाहिए। बाकी इसमें आने वाले दिनों में ट्रिगर ये भी रहेगा कि 22 तारीख से जो महाराष्ट्र में
रेस्टोरेंट्स की जो ओपनिंग की टाइम बढ़ा दी गई है, तो उसका भी फायदा सभी रेस्टोरेंट्स को देखने में मिल रहा है। तो जुबिलेंट फूड को भी उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कल एक बार नतीजों के बाद इस पे कॉल लेना चाहिए, बट ओवरऑल ये स्टॉक इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल। चलिए अब सितंबर तिमाही में हैवेल्स के नतीजे जो आने वाले हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, हैवेल्स के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, नतीजे मिले जुले देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिक्री के लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही तो ठीक ठाक रही है, क्योंकि आय में करीब 20% का एक्सपांशन देखने को मिलेगा। 2938 करोड़ का जो है आंकड़ा बाजार अनुमान करके चल रहा है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तिमाही के दौरान देखिए एक तो विज्ञापन खर्च बढ़ा है, दूसरा लागत खर्च में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके चलते मार्जिन्स में करीब 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। 17% से घटकर 15% रहेंगे। कामकाजी मुनाफे में महज 2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और कुल मुनाफा जो है यहाँ पर आपको 9% की जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे जो है थोड़े मिले जुले देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे त्योहारी सीजन को लेकर जो मांग है उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, इस पर नजर रहेगी। नतीजे मिले जुले आएंगे। बिल्कुल, नतीजे मिले जुले रहने का अनुमान यहाँ पर हैवेल्स इंडिया के। हैवेल्स इंडिया पर क्या रणनीति रख सकते हैं विकास जी? बिल्कुल स्वाति, देखिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी, और जिस तरह की डिमांड हम इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेस सेगमेंट में देख रहे हैं, उसका पूरा फायदा इस कंपनी में देखा जा रहा है, और वही हमने स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस में भी देखा है। अब कल जो नतीजे हैं, एक बार मुझे लगता है नतीजों को बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं है, वैल्यूएशंस ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, बट चूंकि आने वाले दिनों में अब फेस्टिव डिमांड रहेगी तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में भी देखना चाहिए। मुझे लगता है एक बार रिजल्ट्स आर आउट ऑफ द वे, उसके बाद इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो रिजल्ट्स के बाद खरीदारी करने की सोच सकते हैं हैवेल्स इंडिया में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों की। फोकस में है काफी ज्यादा, आखिरकार क्या वजह है इसकी? देवांशी हमारे साथ है, समझते हैं ये वजह। बताइए देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए अगर आप भारतीय बाजार को देखें तो उसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके वैल्यूएशंस में तेजी से बढ़त होती हुई दिख रही है। सिमिलरली एक क्रेडिट कार्ड कारोबार में क्रेड ये जो प्लेयर है इसके वैल्यूएशंस बड़े तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो क्रेड के जो वैल्यूएशंस हैं वो दुगने होते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप दिसंबर 2020 से देखें तो क्रेड के जो वैल्यूएशंस है वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। दिसंबर 2020 में हमने देखा था करीब $800 मिलियन तक के वैल्यूएशंस इस कंपनी को मिलते हुए दिखे थे। धीरे धीरे अगर आप अप्रैल 21 में देखें तो कंपनी ने यहाँ पे पूंजी जुटाई थी करीब $215 मिलियन की, और तब उसके जो वैल्यूएशंस आते हुए दिखे वो $2.2 बिलियन तक के पहुंच चुके थे। इसके साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि जो रिटेल प्ले है वो बढ़ता हुआ दिखा, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखी है। पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो दुगने होते हुए दिखे, और फाइनली अभी हम हाल ही में जो कंपनी ने पूंजी जुटाई है $251 मिलियन की, तब उसके जो वैल्यूएशंस आते हुए दिख रहे हैं वो $4 बिलियन से भी ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ते हुए दिखे हैं। ये जो ओवरऑल सेक्टर है रिटेल स्पेस, क्रेडिट कार्ड जो स्पेंड्स हैं वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और माना जा रहा है कि इसका जो फ़ायदा है वो लिस्टेड प्लेयर्स को भी मिलता हुआ दिखेगा। अब अगर आप लिस्टेड प्लेयर्स देखें, SBI कार्ड्स, ये आने वाले समय में आप देखिए इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है एनालिस्ट की तरफ से। और अगर आप SBI कार्ड्स का ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो क्रेडिट से काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ ही अगर आप उनके कस्टमर बेस देखें तो वो भी SBI कार्ड्स के काफ़ी ज़्यादा है क्रेडिट से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो अगर क्रेडिट को इतने अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं तो माना जा रहा है कि SBI कार्ड्स को भी अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए जो बैंक्स हैं जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्ले ज़्यादा है, तो माना जा रहा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड कारोबार है उसमें तेज़ी से आपको बढ़त होती हुई दिखेगी, और ये सेगमेंट के वैल्यूएशंस में तेज़ी से बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रिया देवांशी इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा सर, आपका स्वागत है शो में। बताइए कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? स्वाति जी नमस्ते, आपका और सभी दर्शकों का। तो एक ही ऑप्शन में लेकर आज आया हूँ, वो है इन्फोसिस का ऑप्शन। और मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे आपको सुबह एक बार देखना पड़ेगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी पैसे कमाने का और गंवाने का दोनों ही मौके होते हैं। तो ये सुबह आप विचार करें। अनिल जी
जिस तरह से बोलेंगे उस हिसाब से आप कीजिए। अगर कुछ लॉन्ग करना हुआ तो आप ये ले सकते हैं, अगर वो शॉर्ट करने के लिए बोलेंगे तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो इन्फोसिस का अक्टूबर सीरीज का 1840 का कॉल ऑप्शन आप खरीदें। 20 रुपए में ये ट्रेड हुआ है लास्ट, 20 के से नीचे ले, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 14 पे, टारगेट इसमें रहेगा 30। तो ध्यान रखिए मार्केट वॉलेटाइल है, अगर एक बार ये प्रॉफिट में जाता है भले थोड़े पैसे मिलते हो तो भी आपको स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब शो में समझते हैं अनिल जी से कि कल के बाजार के लिए क्या खास ट्रिगर्स हो सकते हैं और आपको बाजार पर क्या रखनी है खास स्ट्रैटेजी। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट अमेरिका के संकेत तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन ज़्यादा संकेत हमारे अपने होंगे जिन पर हम भरोसा करेंगे, क्योंकि आज जो कुछ एक्शन हुआ बाजारों में, भारी उतार चढ़ाव का और बड़े समय बाद पहली बार ऐसा दिखा कि बाजार ने 2 बार गोता लगाया हो। नहीं तो अब तक जितना भी करेक्शन आता था दिन के दौरान एक बार आता था, सेम डे या अगले दिन तक उस करेक्शन को पूरा करके बाजार भाग जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ बड़े दिनों के बाद कि आखिरी घंटे में बाजार फिर से टूटते हुए, कमज़ोर होते हुए नजर आए। अब देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। 50 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो अगर अमेरिकी बाजार मजबूत रहे तो हमें थोड़े कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका कमज़ोर हो गया तो फिर आज के उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा मूड माहौल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 18,200 18,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये तो थोड़ा सा दूर वाला है, क्योंकि 18,425 पर आप बंद हुए तो उससे ठीक पहले 18,350 के आसपास का सपोर्ट है, उस पर आपको रखनी है नज़र। ऊपर 18,600 के आसपास आएंगे तो वहाँ भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। बैंक निफ्टी 39,350 के आसपास पहला सपोर्ट है, अगर इसे होल्ड किया तो ठीक, इसके अगर इसे तोड़ा तो सीधा फिर 38,700 38,800 के आसपास जाकर सपोर्ट आता है। तो 39,350 पे नज़र रखिए और ऊपर 39,800 40,000 ये वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। देखिए लीवर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी लीवर में पिटाई हुई है, आईटीसी को लेकर खराब थोड़ी सी खबरें आती हुई दिखी तो वहाँ एक्शन भरपूर दिखा। तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, क्वांटिटी कम कर लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और साथ ही ट्रेंड के विपरीत कोल्ट्रा ट्रेड लेना होगा, यानी कि मजबूती बने, प्रॉफिट बुक करिए, कमजोरी आए अहम लेवल के आसपास जहां सपोर्ट है वहां खरीदारी कीजिए। ये रणनीति आपके लिए सही साबित हो सकती है कल के लिए। कल के बाजार पर जानी स्ट्रैटेजी, आइए देखते हैं अब कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? देखिए आज जिस तरीके से मार्केट में हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक भी आज अच्छा एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग हमने बहुत से स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में देखी, तो और डेटा के हिसाब से भी देखें तो अनवाइंडिंग की पोजीशन भी बनते हुए दिख रही, जिसके हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट में कल भी थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट थोड़ा और लोअर साइड पे यहाँ से ट्रेड करते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,350 18,300 तक निफ्टी में हमें यहाँ तक की डाउन साइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पे 18,400 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 77 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 50 रुपीज का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 120 रुपए तक के टारगेट इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और वीकनेस दिखा सकता है और इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। आज के सेशन में अंबुजा सीमेंट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और जिस तरीके से डेटा बना है हमें लगता है अंबुजा सीमेंट में और यहाँ से प्रेशर कल भी एक्सटेंड हो सकता है। तो कल के सेशन में अंबुजा सीमेंट फ्यूचर को भी शॉर्ट किया जा सकता है। 390 के आसपास क्लोज हुए, 397 स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है कि इसमें 375 तक की डाउन साइड भी आते हुए दिख सकती है। तो अंबुजा सीमेंट का सेटअप वीक लग रहा है, तो इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई दर्शकों को। अब विकास जी आपके पास आएंगे और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो एक ऐसे सेक्टर से है जो मुझे काफी पसंद है, जहां से कई स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करे हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर, पहले सेक्टर के बारे में बात करूंगा। स्टॉक तो वैसे आईबुल रियल एस्टेट है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि आज 162 के लेवल पे बंद हुआ है। ये सेक्टर में देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त टेलविंड्स है और एक जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसके कारण है कि जो होम लोन की दरें हैं वो 6.5% मतलब ऑल टाइम लोज पे है।
फिर कई सरकार कई इंसेंटिव्स दे रही है, तो हम जबरदस्त डिमांड देख रहे हैं। और वो इस कंपनी ने परसों अपने जो नतीजे पेश किए उसमें देखने को भी मिला। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो इस स्टॉक के साथ एक दिक्कतें थी, करंट प्रोमोटर्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, तो उसको भी अब हट जाएंगे वो, बिकॉज ये कंपनी अब मर्ज होने जा रही है एक इंटरनेशनल ग्रुप एम्बेसी ग्रुप के साथ। और इस मर्जर की भी पूरी रोड मैप इन्होंने डिटेल्स दे दिए हैं परसों। तो बाई दिसंबर ये मर्जर पूरा हो जाएगा और मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी उसका नाम होगा एम्बेसी डेवलपमेंट्स, और उसमें जो एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी होगी अराउंड 45%, ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी होगी 19%। तो मुझे लगता है ये जो आज गिरावट आई है एक बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 250 रुपए। जी, आईबुल रियल एस्टेट में खरीदारी की सलाह लंबी अवधि के लिए, विकास सेठी जी की राय। बहुत शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ शो में आज आप शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।